नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 15 मई 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 168 एपिसोड यानी 168वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 14 मई 2022 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करके जवाब लेकर हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। सवाल अगर आपने नहीं भी भेजा तब भी वीडियो देखिए, हो सकता है दूसरों के सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं आपका भी सवाल छिपा हुआ हो और आपका जवाब आपको मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरा मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। /BlueAngel103 किसी एक में देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 168 एपिसोड और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल नितेश कुमार जी हजारीबाग झारखंड से लिख रहे हैं और ये क्या लिख रहे हैं कि इन्फी को बाय किया है 1650 पे 50 क्वांटिटी फॉर शॉर्ट टर्म। SL टारगेट क्या होगा। इन्फोसिस को इन्होंने बाय किया। तो इसके लिए हम लोग इन्फोसिस के चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि नितेश जी का सवाल का जवाब क्या हो सकता है। और इनका जो खरीदारी का रेट है इनके पास 1650 रुपये। तो 1650 में लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन्फोसिस जो है ना नितेश जी, अभी IT सेक्टर में गिरावट है, मेटल में गिरावट है, फार्मा में गिरावट है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हर उस सेक्टर में गिरावट है जो मार्केट को ऊपर लेके जाके क्षमता रखता है, ऊपर रोकने का क्षमता रखता है, जिसके वजह से वही सारे स्टॉक्स नीचे। तो यहाँ पे इन्फोसिस उसमें से भी एक है। हालांकि इन्फोसिस का बहुत अच्छा सपोर्ट था 1500 से लेके 1520 के आसपास में, लेकिन उसने तोड़ दिया है। लेकिन लास्ट अंतिम जिसको कहते हैं 1500 का सपोर्ट एरिया है और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रोकना चाहिए, आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ पैसा है आपके पास तो 10-20 क्वांटिटी, चूँकि 50 क्वांटिटी आपने लिया तो उस हिसाब से 10-20 क्वांटिटी को आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको इसको शॉर्ट टर्म में नितेश जी नहीं रखना चाहिए। आप इन्फोसिस को दोबारा से मौका दीजिए अपने आप को साबित करने के लिए, और ये साबित करेगा जब ये 1550 के ऊपर निकल जाएगा तब फिर ये आपको एक अच्छा बेनिफिट बना के देगा, जो कि आपका एवरेज प्राइस 1550 रुपये है। अगर उसके ऊपर निकल जाए तो वापस ये 1650 तक जा सकता है। थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। 1450 से लेके 1475 रुपये का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। एकुमुलेटिंग स्टॉक है, एकुमुलेट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे MACD ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है और RSI ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया है। एक मिनट, तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए और ये आपको अच्छा बेनिफिट बना के देगा। लेकिन 1475 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें चल सकते हैं। इन्फोसिस एक बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है। ये सब स्टॉक्स में आपको एक्यूमुलेटिंग करना चाहिए नितेश जी। तो ये था नितेश जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब। झारखंड हजारीबाग से इन्होंने लिखा है। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है वो सुनील जैन जी मुंबई से लिख रहे हैं कि मन्नपुरम को बाय किया 148 पर, ओके, एंड कैमलिन को बाय किया 140 पर, थोड़ी क्वांटिटी में, क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर दें, प्लीज एडवाइज। तो मन्नपुरम और कैमलिन, तो मन्नपुरम को 148 पर आपने बाय किया है, तो चलते हैं मन्नपुरम की तरफ, और वो 100 के आसपास आया हुआ है। देखिए 148 पे आपने बाय किया। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज गिरावट समझ लेता हूँ कि 148 लगभग इस जगह पर प्राइस है, और यहाँ से आपका जो प्राइस है वो लगभग 33% नीचे आ चुका है। 33% आप मन्नपुरम में लॉस है। देखिए सुनील जी, मन्नपुरम में अभी आप एग्जिट मत करिए, क्योंकि इस जगह पे अगर आप एग्जिट करेंगे ना तो थोड़ा हो सकता है आपको लगेगा कि जल्दी निकल गया। आप इसमें 2-4 दिन रुक जाइए, आपको एग्जिट करना है। अगर ये 95 के नीचे निकलना स्टार्ट कर दे तब आप एग्जिट करें, और अगर ये आपको 75 के आसपास में मिले तो फिर आप इसमें एंट्री करें। तो 75 के पास में एंट्री करना है, 95 के नीचे निकल जाना है। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ, 95 के नीचे नहीं आया, 75 तक नहीं पहुंचा और यहीं से ये ऊपर गया, तो वापस अगर 110 से 12 के ऊपर ये क्लोजिंग अगर स्टार्ट करता है तो वहां पे आप क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं मन्नपुरम फाइनेंस को। तो एक स्टॉप लॉस आप 95 का लगा लें, उसके नीचे निकल जाइए, 75 के पास जाके मैं फिर से खरीद लीजिए।
दीजिएगा। और अगर वहाँ से नहीं, यहीं से ये घूम जाता है तो 112 से लेकर 13 रुपये के ऊपर खरीदना पड़ेगा मन्नप्पुरम फाइनेंस को। कैमलिन 140 पे लिया है आपने कैमलिन फाइन को, तो 148 पर, ये 104 पे आ गया। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिसको गिरावट कहते हैं, लेकिन कैमलिन अब बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरिया पर आ गया। अभी कैमलिन में तभी निकलने की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अगर निकलना रहता तो आपको 125 के आसपास निकलना चाहिए था जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। देखिए मैंने तो बिल्कुल अपने लोगों को यहाँ से निकलवाया था, जो लोगों ने पूछा तो बिल्कुल मैंने निकलवा दिया था कि एक भाई 125 के नीचे ये खराब हो जाएगा। वहाँ से देखिए 100 पर आ गया। अब यहाँ से वापस आप देखिए कि जो एरिया पर है, तो अगर ये 97 96 इसके नीचे अगर ये निकल जाए तो बिल्कुल आप निकल जाइए। फिर से रिपीट करता हूँ, 95 टू 97, अगर 95 पकड़ लीजिए राउंड नंबर, अगर इसके नीचे निकल जाए तो आप निकल जाइए। अदरवाइज ये यहीं पर से सपोर्ट लेके पीछे बार भी गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ट में क्लियर कट शो हो रहा है, और यहीं से ये बाउंस करके ऊपर जाता है। तो लास्ट टाइम अभी भी यहाँ पर आया हुआ है, तो एक मौका इसको आपको देना चाहिए, लेकिन 95 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर अगर ये 110 को ब्रेक कर जाता तो फिर वापस ऊपर के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा कैमलिन फाइन। तो ये सुनील जैन जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब है। उम्मीद है फीडबैक देना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और कहाँ ये लिख रहे हैं विकास छापड़िया जी, अच्छा चलिए इनका पूरा बात पढ़ते। काफ़ी दिनों बाद इनका मैसेज आया है और लिख रहे हैं, नमस्कार सर, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी इन इंटरेक्टिंग। क्या लिख रहे हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ओके, हाँ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, सही बात है। सवाल, जुलाई 4 टू जुलाई 19, अच्छा 2019 की बात ये लिख रहे हैं। 2019 के बीच टाटा पावर के, यानी कि जुलाई 2000, ये सर 4 लिखा है आपने, जुलाई 2004 लिखा है आपने, या जुलाई 19 के बीच टाटा पावर के 1030 क्वांटिटी मैंने परचेस किया। ओके, 49 रुपये 30 पैसे। ये किस मंथ में, किस साल में आपने, जुलाई 19, जुलाई 19, यानी कि लास्ट टाइम ये 49 रुपये 30 पैसे कब था टाटा पावर, पहले मैं चेक करना चाहूँगा। पिछले ही साल था ना टाटा पावर, पिछले ही साल तो था 49 रुपये 30 पैसे के आसपास में, बिल्कुल। अभी और थोड़ा सा पीछे 2020 में था ना, ये है 2021, हाँ 2020 में ही था, तब इन्होंने 19 में ख़रीदा है, ठीक है। यानी ये ईस्वी की बात कर रहे हैं, 2019 में। ओके, समझ गया विकास जी। 2019 में आपने ख़रीदा है टाटा पावर के 1030 शेयर 49 रुपये 30 पैसे में, अभी तक होल्ड किया है। फ्यूचर के लिए इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है, कृपया करके बताएं। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, इस स्टॉक को लेने से पहले उन दिनों आपसे लाइव क्लासेस में आपसे ब्रीफली बात हुई थी। आज एक सॉलिड प्रॉफिट में हूं तो आपकी वजह से ही, थैंक सर। अरे वेलकम सर। आप देखिए, आप ना विकास जी, आप मेरी बातों को मान करके होल्ड कर गए इस स्टॉक को, तो आप प्रॉफिट में। लोग मानते नहीं बात। देखिए लोग किस स्टॉक्स में बैठे रहेंगे, वो बैठे रहेंगे सुजलोन में, उसमें कर निकलने बोलूँगा नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, बैठे रहेंगे यस बैंक में, बोल दूंगा निकले नहीं निकलेंगे। और पूछेंगे जब टाटा पावर, टाटा मोटर, तो बंदा निकल जाएगा, क्यों बोलूँगा रुक के रहो, नहीं निकल जाएगा, वो इन्फोसिस निकल जाएगा। तो समस्या क्या होगी, क्वालिटी स्टॉक्स थोड़ा टाइम लगाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस का टेस्ट लेगा, लेकिन वो चलेगा, आज न कल वो चलेगा। तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी आपने होल्ड किया तो कितना अच्छा प्रॉफिट में आप हैं, है ना। अभी 250 के ऊपर चला गया था। अब ये लिख रहा है आपका स्टूडेंट विकास छापड़िया। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने याद रखा मुझे, और इसलिए कल मैंने आपको मैसेज कर, जैसे आपने मुझे मैसेज किया मैंने तुरंत आपको कहा कि बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे याद रहता है मुझे कि कौन से मेरे लोग इतने दिन बाद आ रहे हैं, कितने दिन बाद आते हैं, मुझे बिल्कुल याद रहता है। इसलिए मैंने तुरंत ही पूछ लिया आपसे कि बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, इस तरह से मैंने लिखा था आपको। तो खैर चलिए, 49 रुपये 30 पैसे बोले सर, टाटा पावर को ना ले रखा है ना सर, तो बस आप सोचिए कि आपके पास कुछ आपने लिया ही नहीं है। भूलने का अगर बीमारी है तो टाटा पावर में भूल जाइए। अगेन मैं बता दूं, अगर भूलना चाहते हैं तो टाटा पावर को भूल जाइए। 1030 क्वांटिटी है। अगर फिर भी मन में डर हो, शंका हो, तो आप इसमें 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब बाकी को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ 49 रुपये पे लिया था, कहाँ 220 रुपये पे चल रहा है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए टाटा पावर को। क्योंकि देखिए टाटा पावर अभी बिजली वाला काम करता है, प्लस कितना बैटरी में भी ये लगा रहा है, ईवी चार्जिंग भी लगा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब आ रहा है तो चार्जिंग का काम यही करेगा, स्टेशन बैठाएगा, बैटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है, बैटरी बनाएगा। तो इस तरह से करते हुए इसका बिजनेस अभी बहुत बढ़ने वाला है टाटा पावर का।
अगर ये बिजनेस बढ़ेगा तो ये 220 रुपये का नहीं रहेगा। हो सकता है अभी मार्केट की गिरावट में थोड़ा नीचे आ जाए, डोंट वेरी, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल देख लिए, सारे चीज़ चेक लिए, तो फिर गिरावट में डर, क्योंकि सेल लगता है ना जब मॉल में, तब आप जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो उसी तरह जब इसमें सेल लगेगा तो इसमें माल उठाया जाएगा ना, एकुमुलेट किया जाएगा। तो अभी इसमें अगर डर लगे तो 50% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी 50% का छोड़ दीजिए। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में और भी प्रॉफिट बना के देगा। ये स्टॉक देखने एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और उसी कंडीशन को यहाँ पे ये ब्रेक किया था, और उस ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया और मार्केट गिरा तो ये भी गिरा। अब ये कहीं न कहीं वापस अपने लोअर लेवल को टच करने आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे आ सकता है 200 के आसपास में, देन यहाँ से फिर ये बाउंस करेगा। 200 के नीचे निकलने पर ज़्यादा से ज़्यादा 180 60 यहाँ तक लेवल होंगे, लेकिन इसमें घर डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। मेरा व्यू इस पर बहुत ही पॉजिटिव है टाटा पावर पे, विकास जी। तो ये है विकास जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले विकास जी, और बने रहिए, जुड़े रहिए, अपडेट रहिए बीच बीच में, है ना, और इसी तरह से प्रॉफिट में बने रहिए। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल लिख रहे हैं टोनी गुप्ता जी रांची से। टोनी गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं मार्केट पर आपका क्या व्यू है। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। अब मार्केट एक पॉज ले सकता है, वीडियो बना के डाल दिया मैंने कि मार्केट कहाँ पे पॉज ले सकता है, मार्केट कहाँ से बाउंस हो सकता है। आप जाइए आरके ट्रेडिंग चैनल पे, वो वीडियो मैंने डाल दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पे, यहाँ पे देखिए मैंने अभी सुबह में डाला है कि गाना के अंत में ही तेज़ म्यूजिक बजता है, आखिर बाजार कब चढ़ेगा, मार्केट कब तक गिरेगा। ये सारे सवाल के जवाब, कहाँ पे पॉज लेगा, ये सारे सवाल के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है टोनी जी। तो कृपया आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पहला सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा लिख रहे हैं आप इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पर है। ओके, तो इसका कितना इम्पैक्ट आने वाला, कुछ नहीं। आपको थोड़ा, अगर आप कोई किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मान लीजिए, और उसको पे करते हैं डॉलर में, क्या पे करते हैं डॉलर में, अगर आप पे करते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा महंगाई का सामना करना पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, ट्रैवल में महंगाई बढ़ जाएगा। जो भी आप टिकट वगैरह फॉरेन का कटाते हैं, तो जो जिसका भी काम हम लोग फॉरेन रिजर्व में करते हैं, यानी कि यूएसडी में करते हैं, उसमें हमें ज़्यादा पे करते हैं। जैसे कि मेरा जूम का सब्सक्रिप्शन होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, जूम मीटिंग होता है ना, जूम का सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो जब जूम इसको डॉलर में पे करना पड़ता है मुझे, तो जब डॉलर में पे करता हूँ, तो अभी मान लीजिए डॉलर का भाव चल गया है 77 के आसपास में, तो 77 और गुना मुझे जितना डॉलर उसको पे करना है, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा पैसा लगते हैं। जब डॉलर का भाव कम होता है तो मुझे कम पे करना पड़ता है, यानी यहाँ पे थोड़ा महंगाई के वजह से, इसके वजह से महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि हम लोग बाहर खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि पेट्रोल, और यहाँ पे इक्विटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब डॉलर का भाव ऊपर चढ़ेगा ना, तो इक्विटी में थोड़ी गिरावट बढ़ती है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस ऑलरेडी हाई पर है, क्रूड ब्रेंट ऑयल कंटिन्यूस $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या इन चीज़ों के कारण क्या कंपनीज की ग्रोथ कम हो जाएगी और इससे उस पर स्टॉक का प्राइस कम हो सकता है? सर मार्केट तो गिर ही रहा है ना, मार्केट तो अभी 15,700 800 के आसपास आया हुआ है, मार्केट 15,700 के आसपास आ गया, तो मार्केट 18,000 से नीचे की साइड में आया, तो उसी सब कारण से तो आया ना 15,700 तक। इसी के कारण से आया कि कमोडिटी के दाम बढ़ गए, रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, कमोडिटी का दाम बढ़ गया, क्रूड ब्रेंट बढ़ गया, तो $100 ऊपर चला गया, तो मार्केट गिर गया। वो साफ तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, जो चीज़ सवाल आप पूछ रहे हैं वो तो चार्ट पे दिख रहा है, वो तो मार्केट में दिख रहा है। तो यही चीज़ें होती है, जैसे पेट्रोल माने कमोडिटी बढ़ेगा तो हम क्रूड ब्रेंट बढ़ेगा, तो मार्केट पे इंपैक्ट आना है, निगेटिव सेंस होगा। साथ में उसमें आग में घी का काम करता है हमारा यूएस फेड वाला, आरबीआई वाला, रेपो रेट बढ़ा दिया, ब्याज दर बढ़ा दिया, तो और भी गिरावट बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें होती है, पर अगर लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म में, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें तो आगे आने वाले समय में इस सारे में सुधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट फिर इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, पचा देगा, क्योंकि इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना, जस्ट लाइक कोरोना समझ लीजिए ना, किसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है, फिर जो है सब खत्म हो जाना है। माने अब हम इसके साथ ही रहेंगे, तो लोग उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, और उस हिसाब से फिर अपना काम करना शुरू हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट है, लॉन्ग टर्म में एक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, थोड़ा टाइम लगे, नो प्रॉब्लम। इस टाइम बहुत से आईटी स्टॉक्स अपने सपोर्ट पर आए हुए हैं, क्या भी लेना चाहिए? बिल्कुल ले, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स
चुनने की क्षमता है और मैं देता भी रहता हूँ, तो आप बिल्कुल उन क्वालिटी स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करिए, चाहे वो आईटी हो जाए, चाहे एफएमसीजी हो जाए, चाहे वो फार्मा हो जाए। फार्मा में मैं उतना बुलिश नहीं रहता हूँ, लेकिन एफएमसीजी और आईटी में मैं अपना बुलिश रहता हूँ। तो फार्मा पे छोड़ के आप एफएमसीजी को, जो कि एक काउंटर बेट होता है, एक सेफ बेट होता है, आप वहाँ पे एक्यूमुलेट करिए अच्छे स्टॉक्स में। एफएमसीजी और आईटी पे आपको आने वाले समय में उसमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में स्लो हो सकती है। सर हो जाए ना, इससे आपकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मान लीजिए आपको सैलरी 10,000 रुपया मिल रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज स्लो हो गई तो ये थोड़ी ही 8,000 हो जाना है, ये 10,000 रहेगा, आपको उतना ही पैसा मिले, इससे आपके जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको ये है कि आपको अगर आप कुछ बाहरी काम करते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जिसको डॉलर में पे करना, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे कमोडिटी का दाम बढ़ जाएगा, तो चावल का दाम बढ़ गया, कुछ का दाम बढ़ गया, तो वहाँ पे करना पड़ेगा। इससे आपको ग्रोथ में उस तरह से कि अब खत्म हो जाएंगे, मतलब 10,000 का वैल्यू 2,000 हो जाए ना, उस टाइप का चीज़ नहीं होगा, उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, जब कोरोना जैसा चीज़ हम लोग निपटा लिए, तो ये अभी तो थोड़ा दिन का बात है, ये भी निपट जाएगा। तो उसके लिए टेंशन रहिए, बी पॉजिटिव रहिए और ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। मार्केट चूल्हे में चला जाए, देखिए बात समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा काम हो गया, हमारा ट्रेड बन गया, हमारा पैसा बन गया, और मैं उस दिन साफ बोलता हूँ अपने लोग, अब मार्केट भाड़ में जाए, ठीक है, मार्केट में आग लग जाए, चूल्हे में चला जाए मार्केट, हमको क्या लेना देना, क्योंकि मेरा काम उस दिन हो गया, मुझे जो चाहिए था मिल गया, बात खत्म हो गया। तो आपको वहाँ फोकस करना है, अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना है, अपना इनकम बढ़ाने पे फोकस करना है। ग्रोथ स्लो हो जाएगा, देश करप्ट हो जाएगा, नेता भ्रष्ट हो जाएगा, पेट्रोल में आग लगे, उससे हमको क्या लेना देना मालिक, अपना पैसा आ गया, बात खत्म हो जाए, कल का कल देखेंगे अब, है ना, नया दिन फिर नया दिन आएगा। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इन्वेस्टमेंट पे देना है, ट्रेडिंग पे ध्यान देना है, अपना पोजीशन पे ध्यान देना है। बाकी वो ग्रोथ स्लो हो जाए, रुपया गिर जाए, उससे हमको क्या लेना देना, हमको मेरा काम आज का हो गया, बाकी कल का कल देखेंगे। ये व्यू रखिए अपने उस गिरावट में भी। आपदा को कहते हैं ना, आपदा को अवसर, है ना, आपदा को अवसर बनाने पे ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो सारी चीज़ कर लेंगे पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ देखते रह जाएंगे कि भाई थोड़ा वॉल्यूम देख लूँ, थोड़ा इंडिकेटर देख लूँ, थोड़ा लोगों का मोमेंट देख लूँ, थोड़ा एफआई को देख लूँ, थोड़ा डाउ जोन्स देख लूँ, तब तक में पता चलता है कि स्टॉक अपना टारगेट ऊपर दे के चला आ जाता है, और हम लोग यही सब देखते रहते हैं। तो यही चीज़ हो रहा है। आप ये सब पे उतना फोकस मत करिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करिए और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। उम्मीद है ये जवाब जो है सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि बाकी उन लोगों के लिए भी है जो सब कुछ देखते हैं पर अपने इन्वेस्टमेंट, अपने ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर पाते। तो वहां पे फोकस करिए, बाकी सारी चीज़ों को हटा दीजिए। तो ये है टोनी जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़िए, और अगला सवाल मैं लेके चलता हूं मुंगेर बिहार से, और ये क्या लिख रहे हैं, सुकोमल जी। सुकोमल जी लिख रहे हैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक 42 रुपये पर लिया है, ठीक है, और विप्रो को ले लिया है 530 पर लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कोई ऐसा लगाना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। आप कहेंगे कि विप्रो सर 480 हो गया, 490 हो गया, फिर भी आप कहते हैं कोई ऐसा, बिल्कुल कोई एसएल की विप्रो में तो ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल विप्रो में कोई ज़रूरत वाली बात नहीं। आपके पास पैसा है तो आप इसको और उठा के थोड़ा सा एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि सर अभी आईटी पूरा गिरा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं है। आपको यहाँ पे बीच में पॉज लिया, हो सकता है नीचे और थोड़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये मान के आपको चलना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको सालाना अच्छा रिटर्न बना के देता है, और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। आपको इस पर भरोसा करना पड़ेगा, दिन आएगा ये भी चलेगा, बस आपको इसको एक्यूमुलेट करना आना चाहिए। पीएनबी 39 पर लिया है और ये नीचे गिर के आ गया है 29 पे। सर तो यहाँ पर से निकलने का जगह क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा इसमें, खोने को इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से रखना है तो रखिए, शॉर्ट टर्म में निकल जाइए, क्लियर। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल निकल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हैं। सुकोमल जी 42 पे लिया था पीएनबी को। चलिए आगे बढ़ूंगा सुकोमल जी के बाद। सवालों का सिलसिला खत्म हो गया। सुकोमल जी का लास्ट सवाल था, उन सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। तो उम्मीद है सारे सवाल जवाब जो कंप्लीट हो गया, और कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वहां पे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।